तो संविदात्मक संबंध क्या है? क्या ऐसा कुछ है क्या कि संविदा के लिए किसी प्रकार का कोई संबंध किया जा रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी प्रकार का कोई संबंध किया जा रहा है? कंसिडरेशन, संविदात्मक संबंध तथा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन द सेंस प्रतिफल। तो संविदात्मक संबंध तथा प्रतिफल, प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। तो प्रायोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंसिडरेशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंसिडरेशन? तो प्रायोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदात्मक संबंध क्या है, एंड कंसिडरेशन क्या है? तो कंसिडरेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रतिफल क्या है। हमने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। मैंने क्या किया? आपको एक प्रस्ताव दिया, आपको एक प्रपोजल दिया, आपको एक ऑफर दिया, और आपने कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। यानी आपने मेरे प्रस्ताव को, मेरे प्रस्थापन को, मेरे ऑफर को, मेरे प्रपोजल को आपने क्या किया? स्वीकार कर लिया, यानी आपने उसको एक्सेप्टेंस कर लिया। आप ऑफरी बन गए, आप वचन ग्रहीता बन गए, आप प्रतिग्रहीता बन गए, आप ऑफरी बन गए। तो यहां तक तो हमें क्लियर था। बट जो कार थी वो क्या है? हम कार के लिए कर रहे हैं, कार के लिए क्या कर रहे हैं? तो कार हमारी वो प्रस्थापना है। तो भली बात ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रस्ताव, ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट ठीक है, टीचर का काम यही होता है कि कोई सब्जेक्ट अगर नया चैप्टर शुरू कर रहा है, उसको समझाने से पहले थोड़ा थोड़ा मीटिंग हेडिंग का इतिहास आपको बता दे, हिस्ट्री आपको बता दे। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो ये समझें कि क्या होता है प्रपोजल, क्या होता है प्रतिग्रहिता कंसिडरेशन, क्या होता है एक्सेप्टेंस, क्या होता है ऑफरिंग। कॉन्ट्रैक्ट से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता। क्या कॉन्ट्रैक्ट से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता? अरे ऐसा कोई व्यक्ति जो संविदा के विषय में उसको जानकारी नहीं है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के विषय में जानकारी नहीं है, वो उसके खिलाफ वाद नहीं चला सकता। हमने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, और आपने कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब उधर दूसरे रास्ते से फिजा बानो आती हैं और जाती हैं कोर्ट में, मेरे खिलाफ सूट फाइल कर देती हैं। तो क्या उनके पास अधिकार होगा कि मेरे और अभिषेक के बीच में एक संविदा हो रही थी कि मैं, यानी कि राहुल सर प्रयागराज से एक कार बेचने के लिए लखनऊ में एक प्रस्ताव भेजे हैं, और फिजा बानो जो कि फैजाबाद में रहती हैं, और वो आके कहती हैं कि हम इसके खिलाफ केस करेंगे? नहीं, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविदात्मक संबंध ये कहता है कि जिसके साथ उसकी संविदा हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ कहता है कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट, जिन दो पक्षकारों के बीच, जिन दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वह एग्रीमेंट कन्वर्ट होकर के सेक्शन 10 को पूरा करते हुए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो व्यक्ति शामिल हैं उन्हीं के पास अधिकार होगा कि वह एक दूसरे के प्रति कहीं पे जाकर के सूट फाइल कर सकें, यानी कि वाद लगा सकें। तीसरे व्यक्ति को पावर नहीं होगा। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सूट। कोई अदर पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। तो क्या आता है? सेक्शन 2E, सेक्शन 2, सॉरी मैं यहां पे लिखना भी भूल गया था पीपीटी में। सेक्शन 2 और ये 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? अब हम इसी टाइप की बातों को समझेंगे। किस टाइप की बातों को? अभी तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं लेखक के अनुसार, माननीय कैलाश राय जी और अवतार सिंह की बुक से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को एक नहीं चार बुक से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है, चारों दृष्टिकोण से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो हम चारों किताबों को अभी पढ़ते हुए आए हैं, तो हमने सिर्फ ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ में 2 या 2 से अधिक पक्षकार होते हैं, 2 या मोर देन 2 मेंबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी मैं और आप, या आप सभी बच्चे एक साइड हो जाएं और मैं एक साइड हो जाऊं, तो भी संविदा का निर्माण, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण या एग्रीमेंट का निर्माण हो जाएगा। बट क्या ऐसी कोई स्थिति बनती है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाए? हाँ, बनती है। क्यों? अरे आप बच्चे एक साइड हैं, मैं एक साइड हूं, उधर से
फैजाबाद वाला कहता है कि पाठक जी, अगर आप मेरे बच्चों को ऑनलाइन, राहुल सर, यदि आप मेरे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो रहा है? यहां बात हो रही है कि राहुल सर पढ़ाएंगे आप सभी बच्चों को, यानी आप एक पक्ष हो गए और मैं दूसरा पक्ष हो गया। लेकिन फैजाबाद से एक आदमी कहता है कि सर अगर मेरे बच्चों को आप पढ़ाओगे ना फ्री में, तो मैं सर आपको 1,000 रुपए दूंगा। कुछ लोग इसमें नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई फ्री की क्लास नहीं है, इसके लिए भी पैसा खर्चा होता है, इसके लिए भी मुझे महीना तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह कौन देती है? वो विधि एकता सेवा संघ पैसा देती है, कानून कैफे का ग्रुप पैसा देता है। उनको कौन पैसा देता है? वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़े फाइनेंसर, कंपनी वाले वो पैसा देते हैं कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, वहां से मेरी तनख्वाह आती है। इसीलिए या तो आपको फ्री में पढ़ाया जाता है या तो बहुत कम चार्ज लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं, और तीसरा कोई व्यक्ति आकर के कहे कि अगर मेरे बच्चों को आप फ्री में पढ़ाओगे तो मैं आपको 1,000 रुपए या 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए महीना दूंगा, तो पढ़ाने की बात किसके किसके बीच में हुई? मेरे और आप बच्चों के बीच में हुई। लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पैसा एक तीसरा आदमी दे रहा है। तो सेक्शन 2E क्या कहता है? धारा 2 घा, हिंदी वाले समझे धारा 2 घा, और इंग्लिश वाले समझे सेक्शन 2 का ई सब सेक्शन। सेक्शन कौन है? 2, सब सेक्शन कौन है? ई। तो सेक्शन 2E क्या कहता है? वो कहता है, अरे यार अब रहने दो ना यार, क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप बार बार इस बीच में जो है झोंके रहोगे तो क्या ही मतलब कोई करेगा। हाँ, तो मतलब आपको खुद जो है इस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 क्या कहता है कि एवरी प्रॉमिस, एवरी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस यानी कोई एक व्यक्ति, प्रॉमिस कौन होता है यार? एक व्यक्ति होगा, ठीक? या एवरी सेटअप ऑफ प्रोमिसेस, यानी आप सभी बच्चों का एक पूरा समूह क्या हो गया? वो एवरी प्रोमिसेस हो गया, आप सभी का एक समूह हो गया। तो यानी कोई एक व्यक्ति या एक वचन ग्रहीता, या फिर एक प्रॉमिस, फिर या फिर एक जो है एक्सेप्टेंस, या फिर एक जो है क्या, प्रतिग्रहीता, या फिर एक पूरा समूह हो, यानी आप में से कोई एक व्यक्ति, सपोज दैट फिजा बानो है, या आप लोगों का पूरा एक समूह है। तो क्या होगा? फॉर्मेटिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, एक क्या है? वो एग्रीमेंट है। एंड प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हिंदी वाले समझे? जबकि वचनदाता, जबकि वचनदाता यानी कौन है? वचनदाता कौन है? मैं, प्रस्तावक मैं हूं, यानी प्रपोजल करता मैं हूं। एवरी पर्सन मैं हो गया, मेरे सारे बच्चे मेरे एक साइड हो गए, तीसरा कौन हो गया? फैजाबाद हो गया। तो जबकि वचनदाता की इच्छा पर या वांछा पर वचन ग्रहीता यानी कि एक्सेप्टेंस करने वाला, प्रस्ताव यानी प्रपोजल की इच्छा पर एक्सेप्टेंस या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, विरत रहा है यानी करने के लिए वो तत्पर हो रहा है, करने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है, या उसको करता है, या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि मैं आपसे ये कहूं कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा, बेच रहा हूं, मार्च तक बेचूंगा, यानी कि मैं एक यह भी कह रहा हूं कि मैं बेचूंगा आपको, फिर मैं कह रहा हूं मैं 5 तक बेचूंगा, फिर मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको बेच रहा हूं। तो ये सारी बातें क्या हो रही हैं? ये सारी बातें ये हो सर रही आवाज हैं। बहुत स्लो। हाँ जी, बताइए, बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। भाई आप 30-35 लोगों को इसी ग्रुप में इसलिए रखा जाता है कि आप लोग मेरे साथ टॉक टू टॉक कर पाइए। जो नए बच्चे ज्वाइन होते हैं उनको रखा जाता है इसमें। तो आप कुछ करना चाहते हैं, बोलिए। नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है।
तो जबकि वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता यानी कि आप, कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, यानी हमारे और आपके मैटर में आकर के कोई दूसरा व्यक्ति घुस जाता है, या करने से विरत रहता है, या करता है, या करने से प्रविरत रहता है, या करने की, या करने से प्रवृत्त रहने की वचन देता है, इच्छा व्यक्त करता है, तब ऐसा कार्य प्रवृत्ति या वचन, उस वचन के लिए क्या हो जाएगा? कंसीडरेशन कहलाता है। ये है आपके बेयर एक्ट की भाषा, यानी कानून की भाषा। कानून की किताब में क्या लिखा है, इंग्लिश वाले समझें कि एवरी promise and every set of the promises formatting the consideration for the each other is agreement. Promises which are the consideration, the part of the consideration for the each other are called reciprocal promises. हिंदी वाले समझे कि जब वचनदाता यानी कि मैं, मेरी इच्छा पर वचन ग्रहीता का नहीं, आपको कोई तीसरा व्यक्ति यानी फैजाबाद वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, या किसी कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए, या उस कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए, या उस कार्य को करने के लिए वचन देता है, या फिर उस ऐसा अगर वो वचन देता है तो वो जो वचन देगा ना, कौन, अभी हम एक उदाहरण देंगे, आप खट से समझ जाएंगे। यदि वो वचन देता है तो ऐसे मामलों में क्या कहा जाएगा? वह वचन के लिए कंसीडरेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसीडरेशन क्या है। जब कोई ऐसा कार्य, यानी कि मैंने आपको ये ऑफर दिया, सॉरी मैं नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो, एक और अर्थ है, मैं समझाता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि मेरा एक मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, ठीक, कभी चल रहा था, आज नहीं चलता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था। तो मैंने कहा कि मेरे एक पैर में चोट लग गई है और मैं एक आंख से अंधा हो गया हूं, मैं अब किसी का जीवन अपने साथ चौपट नहीं करूंगा, इसलिए मैं एक ऑफर देता हूं कि यदि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई शादी करता है तो मैं दहेज स्वरूप उसको 1 लाख रुपया दूंगा। और यह चीज अगर मैं लिखित करता हूं, मैं लिख करके स्टाम्प पेपर पे पंजीकृत करके, रजिस्ट्रीकृत करके, देन स्टाम्प लगा करके, मैं क्या करता हूं, मैं स्टंप लगा करके और यह पंजीकृत करता हूं, रजिस्ट्रीकृत करता हूं कि यदि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई शादी करेगा और मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगी तो मैं उसे 1 लाख रुपया दूंगा। और फिर अगर वो व्यक्ति मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है तो मुझे 1 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होगा कब? जब ऐसा कार्य या प्रवृत्त रहने का वचन, उस वचन के लिए कंसिडरेशन कहलाता है। तो वचन के लिए क्या कंसिडरेशन हुआ? मेरे वचन के लिए वो 1 लाख रुपया क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया। कि मैंने वचन दिया कि यदि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन मेरे गर्लफ्रेंड की भी सहमति होनी चाहिए। तो मेरा जो वचन मैंने आपको दिया है उसके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? वो पैसा हो गया। अगर कोई, यानी कि अब हम ये समझेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, क्या एग्रीमेंट होने के लिए, क्या कोई तीसरे पक्षकार को भी शामिल किया जा सकता है? तो धारा 2 में दी गई कंसिडरेशन की परिभाषा का दूसरा मुख्य कारक यह है कि जो कार्य कंसिडरेशन बनना है उसे चाहे एक्सेप्टेंस करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति करे। कहने का मतलब, धारा 2 कहती है, धारा 2 में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है, कंसिडरेशन की परिभाषा दी गई है। वो कहती है कि यदि कोई दूसरा मुख्य कारक, यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो कि कार्य को कंसिडरेशन बनाना है उसे चाहे तो कहती है क्या, यानी मैं और आप। मैं कौन हूं? प्रस्ताव। आप कौन है? प्रतिग्रहीता। मैं कौन हूं? प्रपोजल। आप कौन है? एक्सेप्टेंस। मैं कौन हूं? ऑफर करता। आप कौन है? ऑफरी। अभी तीसरा व्यक्ति नहीं इसमें शामिल हुआ है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो आप कहेंगे कि सर मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, यानी आप कौन हो गए? आप कौन हो गए? आप हो गए एक्सेप्टेंस।
तो चाहे आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि 5 लाख रुपया आप देंगे, या कोई तीसरा व्यक्ति आकर के एक्सेप्ट कर ले कि अगर वो कार आप उनको बेचते हैं तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो अगर अगर मैंने आपसे कहा और आपने मुझे पैसा दे दिया, तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, वो एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई तीसरा घुस करके आ गया, दे दिया पैसा, तो क्या कहलाएगा? वह उस वचन के लिए, किस वचन के लिए? जो मैंने आपको दिया है कि मैं आपको कार बेचूंगा 5 लाख रुपए में। इस वचन के लिए वो 5 लाख रुपया जो तीसरा व्यक्ति देगा, वो क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन आएगा। बोलो समझ में ना आया हो फिर से एक बार बढ़ाऊं, नहीं तो आगे बढ़ू। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो, नहीं समझ में आया तो फिर आगे बढ़ू। समझ में आ गया ना? ठीक है, यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है। तो अब जी कहता सर। है कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है? तो कहता है कि इसका प्रभाव यह होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल, संविदा के लिए प्रतिफल हो, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि कंसिडरेशन किसने दिया। अब तो और सबको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे आपके बीच में किसी प्रकार की किसी कार्य को लेकर के कोई एग्रीमेंट हुआ, तो चाहे कोई दिल्ली से आए, चाहे कोई दौलताबाद से आए, चाहे कोई गाजियाबाद से आए, चाहे कोई महाराष्ट्र से आए, पैसा दे दे, हमारा तो काम हो जाएगा। तो जब वो पैसा देगा, तो जो मैं आपको कार बेच रहा हूं, उस वचन के लिए यानी मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के लिए वो 5 लाख रुपया क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। एक्सेप्टेंस भी दे सकता है, और वचनदाता को कोई आपत्ति नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज देखा जाता है, इस तरह का जब केस होता है, जब आप वकील बनोगे या जज बनोगे, तो जब इस तरीके का आपके सामने केस आएगा, तो बस ये आपको देखना रहेगा कि यार जो अन्य व्यक्ति है वो तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि आप उसको स्वीकार करने का मौका देंगे। यानी कि आप उससे क्या करेंगे? आप ये स्वीकार कर लेंगे, आप ये मान लेंगे कि ठीक है, चलो अगर ये दे दिया पैसा तो भी कोई बात नहीं है। आपकी सहमति होनी जरूरी है। तो आप कौन है? आप एक्सेप्टेंस हैं, आप ऑफरिंग हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिद्धांत का आरंभ इंग्लिश सामान्य विधि में हुआ, क्योंकि किंग्स बेंच कोर्ट ने इसे सन 1677 में डटॉन वर्सेस पुलिस के बाद में अपनाया था। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा एक केस टाइप का है, स्टडी है, तो उसको कैसे जो है हम उसको जो है वो समझेंगे, तो इसको आप लोगों को इसमें समझना है। कैसे है? इंग्लिश विधि क्या है? जो आरंभ में आ जाता है इंग्लिश सामान्य विधि, यानी कि इंग्लिश जनरल लीगल। जनरल लीगल क्या है? जनरल विधि क्या है? इंग्लिश सामान्य विधि क्या है? देखिए उसमें ऐसा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, तो उस समय ब्रिटिशर्स का कानून था। ठीक है, उनकी विधायिका थी, हमारी विधायिका नहीं थी। उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मेरी हमारी नहीं थी, क्योंकि वो राज करते थे। तो जब वो राज करते थे तो इसीलिए इसको डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ भी कहा गया। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ को दूसरे शब्दों में हम डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ भी कहते हैं कि भाई डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ है। दूसरा क्या है? उसे ब्रिटिशर्स का भी माना जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स के बनाया, चूंकि ब्रिटिशर्स के बनाया द्वारा बनाया गया, तो इसमें ब्रिटिशर्स का मानते हैं। तो अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है और हम ब्रिटिशर्स का मानते हैं, तो उसमें दो प्रकार की विधियां लागू होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भारत में मान्य होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भारत में नहीं मान्य होती हैं लेकिन विदेश में मान्य होती हैं। जैसे हमने मेरे ख्याल से कल या परसों में पढ़ा था, और शुरू का जब पहला वाला सिलेबस चला था, आज के 6 महीना पहले जो पहला सेमेस्टर चला था आप लोगों का, तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि कहीं पे ऐसा कोई मैटर आता है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो अधिकृत व्यक्ति है यानी जो अथॉराइज्ड पर्सन है, वही दे सकता है। अंग्रेजी विधि में आता है कि कोई भी जाकर के उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जिसको याद होगा वो समझ गया होगा, जो नहीं समझा हुआ नाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? एक व्यक्ति वाले में, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति अपनी लड़की को शादी का कुछ राशि उसे देना चाहता है। एक व्यक्ति है जो शादी पर अपनी बेटी को कुछ रुपया देना चाहता है। भाई देखिए, हर पिता अपनी बेटी को देता है, तो अगर ये दे रहा है तो कौन सा अपराध कर रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, अगर ये दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है।
अब मेरी नहीं हुई शादी तो वो बात अलग है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ भाई अगर दे रहा है तो अच्छी बात है। तो क्या दे रहा है? नगद राशि देने की वो इच्छा करता है। इस उद्देश्य के लिए उसने अपने आंगन में खड़े एक पेड़ को काटने का निश्चय किया। हर घर में एक आंगन होता है, पहले के समय में होता था, अब चूंकि जैसे आधुनिक युग हुआ है तो धीरे धीरे वो चीजें विलुप्त हो गई हैं, लेकिन हमारे घर में गांव में आज भी आंगन है। तो भाई मैं तो इसको जानता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए प्रयास करें। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ नगद राशि उसे देना चाहता है, और इसके लिए वो अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा साखू का सागौन का पेड़ होता है जिसे वह सेल करने का निश्चय करता है, बेचने का निश्चय करता है। उसके लड़के ने पिता से कहा, यानी कौन? देखिए 3 लोग यहाँ पे हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केस बहुत ध्यान से दिया कीजिए आप लोग, बिना केस को जो है स्टडी किए आप ये सोचिए कि ला को निकाल ले जाएंगे तो ये जो है असंभव है। ला ये नहीं करती है कि आप हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में पढ़ोगे कि इंग्लिश में पढ़ोगे, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि क्या मायने रखता है? समझ किस तरीके से रहे हैं। तो ला के सब्जेक्ट को क्या है? समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, याद करना नहीं जरूरी है। अब तक आप 12वीं में पढ़ते आए, याद करके रट्टा मार के जाते थे, एग्जाम दे देते थे, पास हो जाते थे, बट अब आपको क्या है? वो समझना है। तो कहता है कि एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करने के लिए, शादी के समय अपनी लड़की को वो कुछ पैसा देना चाहता है। यहाँ दहेज का नाम नहीं लिया गया, बिकॉज दैट कि दहेज जो है वो भारत में चूंकि वो चलता तो बहुत है, लेकिन वो न्याय उसके क्या नाम है, विधि के अधीन नहीं है, माने लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगल नहीं है वो। आप दहेज ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। बट यहाँ पे इसीलिए वो शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने कहा कि एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन, ही वांट टू गिव द सम मनी फॉर हिज गर्ल, कह लीजिए या लड़की। तो एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी पर कुछ राशि उसे देना चाहता है, किसको? लड़की को। और इसके लिए उसके घर में एक बहुत अच्छा सागवान का पेड़ है जिसे वो बेचने का कोशिश करता है। वो कहता है कि चलो यार, घर में आंगन का पेड़ है, हम इसको बेच देंगे और इससे जो पैसा आएगा वो हम अपनी बेटी को दे देंगे। बट यहाँ 3 लोग हैं, एक तो वो पिता हो गया, एक तो वो लड़की हो गई, लेकिन एक लड़की का भाई भी है, यानी उस लड़के का बेटा भी है, आदमी का बेटा भी है। तो उसके लड़के ने पिता से कहा कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा, यानी क्या कि यदि पिताजी आप आंगन में लकड़ी जो पेड़ है अगर उसको आप नहीं बेचेंगे तो मैं अपनी बहन को 1000 पाउंड दे दूंगा। पिता ने पेड़ नहीं काटा, किंतु भाई ने बहन को 1000 पाउंड नहीं दिया। लड़की और उसके पति ने यह धन वसूलने के लिए कोर्ट में गए। अब आप बताएं कि क्या होगा, बताएं। एक लड़की है, उसका पिता अपने लड़की को शादी के समय कुछ पैसा देना चाहता है, उसके आंगन में एक पेड़ है, वो सोचता है इसी पेड़वा को बेच करके हम कुछ पैसा दे दें अपनी बेटी को। बट उसका एक लड़का होता है जो पेड़ बेचने के लिए मना करता है। वो कहता है पिताजी पेड़ मत बेचिए, मैं दिल्ली में कमा रहा हूं, तो मैं आपको 1000 रुपया दे दूंगा उसको देने के लिए। बट बाद में वो नहीं देता है पैसा। कौन? उसका भाई, यानी उसका लड़का नहीं देता है पैसा। तो फिर क्या, बेटी और पिता दोनों न्यायालय में चले जाते हैं, यानी कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर देते हैं। तो अगर आप जज हो तो आप क्या जजमेंट देंगे? आप अपना विचार व्यक्त करें कृपया, जल्दी करें, आगे बढ़ना है। सर उनके पास पहले तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइन ही नहीं कराया था उससे पहले। पैसे का लेना देना, मतलब शादी हुई है पैसे से, मतलब उसमें पैसे का क्या मतलब है, ये कोर्ट बोलेगी। कोर्ट ये बोलेगी। जी। हाँ, ठीक है, कोई है। भाई लिखित कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है और शादी हुई है, पैसे का उसमें क्या जिक्र है, मतलब किस बात का पैसा। हम्म। हाँ ठीक है, सही है भाई, जो आप लोग बोलिए सब कुछ सही है, लेकिन एक आध लोग कुछ और हैं जो अपना बताएं तो फिर मैं भी मैं फिर आगे बढ़ूं, बताऊं। जी सर सर शादी में गिफ्ट तो अलाउ होता है ना? हाँ, गिफ्ट तो गिफ्ट अलाउ दे होता रहा है, है वो, लेकिन आप दहेज ये थोड़ी दे समझिए रहा ना है। कि वो पेड़ काट करके गिफ्ट दे रहा था, और फिर बेटे ने ये कहा कि पिताजी पेड़ मत काटो, मैं पैसा दे दूंगा। फिर बाद में वो पैसा नहीं देता है। बेटे के कहने से, बेटे ने ऑफर किया और बेटे के कहने से उसने पेड़ नहीं काटा। हाँ,
और फिर बेटे ने अपनी बात अपने ऑफर से बेटा मुकर गया तो उसमें केस तो बनता है ना सर, अरे भाई, आप ये तो कोर्ट समझो ना, दिलवाएगा। आप ये समझो कि संविदा किसके किसके बीच हो रही है। पहले ये अर्थ निकालिए कि संविदा किसके किसके बीच हो रही है। आप पढ़ रहे हो ना, आप मन से मत सोचो। बेटे और बाप के बीच में। बेटे और बाप के बीच में हो रही है। चलिए ठीक है, और बताइए। हाँ जी। हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। कौन? से आवाज किया है। यह स्पष्ट हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि लड़के ने यह वचन अपने पिता को दिया था और पिता ही ने जो पिता था उसी ने ही पेड़ काटकर उसके लिए प्रतिफल दिया था। लड़की ने तो लड़की ने तो संविदा का संसर्गी थी वो, और ना ही प्रतिफल में उसका कोई योगदान था। भाई लड़की का कोई योगदान नहीं था, उसको एक मूर्ति थी, उसे बस लड़का पसंद करना था। दहेज किसको देना था? उसके पिता को देना था। तो यह स्पष्ट होता है कि पिता और पुत्र के बीच में ही संविदा का उद्देश्य था। ये बात अलग थी कि केवल लड़की को उसका पैसा दिलाना था, लेकिन संविदा पिता और पिता के बीच में हो गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि यह एक घोर अन्याय होता कि पुत्र पैसा भी ना दे और पेड़ भी ना काटने करे। अरे भाई तुम तो बड़े हो यार, तुम तो एक पेड़ भी नहीं काटने दिए और फिर पैसा भी नहीं दे रहे हो। तो अतएव उसे जो है क्या ठहरा, न्यायाधीश क्या ठहराएगा? उसे दायी ठहराएगा। उसे कहेगा कि भाई साहब तुम बहुत हो चुका, चलो पहले कोर्ट में चलो। ठीक है, सही बात है ये कि संविदात्मक संबंध में तीसरा पक्षकार, तो इसीलिए संविदात्मक संबंध यानी कि ये प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया गया था। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सूड, तो इसीलिए बनाया गया था कि यदि अगर कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए कि कोई तीसरा पक्षकार उसमें घुस जाए तो न्यायालय में वाद हो सके। अगर ये नियम नहीं बना होता, यानी कि धारा 2 का ये ई यानी कि घ सेक्शन 2 का ई अगर नहीं बना होता तो आप समझिए कि कितना भी इस तरीके से मामला है, कोई सूट नहीं फाइल होता। लड़का अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कहता पिताजी मत बेचो खेत, और दुनिया भर का कोर्ट में केस चल रहा होता। अरे कम है केस और चल रहा होता। तो न्यायालय ने यह नियम बना दिया 2E कि कोई सेक्शन 2E कहता है कि अगर कोई तीसरा पक्षकार घुस जाता है और इस तरीके की अगर सूचना या संबंध आ जाती हैं तो जो प्रस्तावक यानी जो प्रपोजल करता है उसके लिए एक प्रकार के वचन पर वह क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। और यदि कोई तीसरा व्यक्ति उसके लिए हामी भर दिया है और अगर वो नहीं देगा तो उसके लिए न्यायालय में यानी कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समझ गए होंगे। लगभग 200 साल बाद, लगभग 200 इस नियम के लगभग 200 साल बाद ट्वेडल और एटकिंसन 1861 में निर्णय हुआ कि इस सिद्धांत को ठुकरा दिया गया। शिवम सिंह कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं, सर। आपने सर वो हैंड पिछले हैंड किया था ना, तभी कह रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ जी सर। सर पिछले केस में अरे नहीं सर नहीं मुझे बस नहीं, इतना एक बार ऐसे क्लियर कर समझ में दीजिए। नहीं आता है। बस नाम यूनिवर्सिटी का नेम बता के बोलना चालू कर दिया कीजिए। पिछले केस में उसको अरे लड़के अपने को वो कॉलेज देना का नाम पड़ेगा बता नहीं दिए, देना हमें पड़ेगा? पता तो चले कहाँ से हैं आप। सर माधव यूनिवर्सिटी ग्वालियर, अच्छा ग्वालियर से, हाँ बताएं बताएं माधव कॉलेज सॉरी। बताएं बताएं हाँ जी। बताएं। पिछले केस में लड़के को वो देना पड़ेगा ना, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लड़के को देना न्यायालय पड़ेगा। दिलवाएगा। हाँ जी सर बस। बिल्कुल लड़के को देना पड़ेगा, वो एक तीसरा पक्षकार है। भाई पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो पेड़ बेच रहा था, ये तो बेटा जी आ गए ना, कहे कि पिताजी पेड़ मत बेचो, हम पैसा दे देंगे। तो फिर पैसा नहीं दिए तो हाँ उनके जी ऊपर सर। देनदारी बन गई, और इसका वर्णन सेक्शन 2 के ई सब सेक्शन में किया गया है कि व्हाट इज द प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदात्मक हिंदी वाले समझे संविदा का संबंध या संविदात्मक संबंध, और इंग्लिश वाले समझे कि प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इंग्लिश में बना के तो लिख लोगे, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो थोड़ी है कि रट्टा मारा गाय पे निबंध लिखना है, काऊ हमारी माता है, दूध दही की दाता है, लिख के चले आए। अरे नहीं भैया, कोर्ट के एग्जाम में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको चेक करता है तो वो ये नहीं देखता है कि आपने शब्द कितना अच्छा मठार के लिखा है,
बस वो ये देखता है कि आपने जो लिखा है वो मैच कर रहा है, बातें सही आप स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए समझिए कि यदि आप यानी कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी कार्य हेतु अपना कोई प्रॉपर्टी जमीन बेच रहा हूं और मेरा लड़का जो दिल्ली में कमा रहा है वो आकर के कहता है पिताजी परेशान ना हो, मैं दूंगा ना आपको पैसा, क्यों जो है बढ़ोतरी में परेशान हो रहे हो वृद्धावस्था में, तो ये मामला फेल हो जाएगा अगर वो पैसा नहीं देगा तो। अगर वो पैसा नहीं दिया तो मैं यानी कि पिता या वो व्यक्ति जिसके लिए मैं उस काम को कर रहा हूं यानी मेरी बेटी बेटा या जो भी हो, मैं न्यायालय में जा सकता हूं। हाँ, फिर क्या आया, ये क्या है, हाँ, लगभग 200 साल बाद ट्वेडल वर्सेस एटकिसन में 1861 में निर्णित हुआ, इस सिद्धांत को ठुकरा दिया गया। कैसे कि प्लांटिफ यानी कि सॉरी, हाँ इंग्लिश वाले समझे प्लांटिफ, प्लांटिफ की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय होती है। प्लेंटिफ यानी हिंदी वाले समझे वादी, वादी वादी कौन होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ पीड़ित व्यक्ति होता है। कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, प्लेंटिफ मतलब पीड़ित व्यक्ति, वो जो सूट को फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है। और फाइल कौन कराता है, सूट सूट अरे यार ये क्या है, बार बार आ जाता है, चलो ऊपर यार, बार बार आ जाते हो यार सामने। तो प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ वो होता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो परेशान होता है वही तो यार जाता है कोर्ट के पास, जो परेशान होता है वही तो जाके सूट फाइल करता है। तो प्लेंटिफ की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय होती है। सोचिए 3 पक्षकार यहां पे हुए। प्लेंटिफ की शादी एक व्यक्ति यानी वादी की शादी एक जी नामक की एक लड़की से तय होती है, जी नामक व्यक्ति की लड़की से तय होती है, यानी कि मेरी शादी भवानी शंकर के लड़की से तय है। बस इतना आप समझ जाइए कि मैं एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष भवानी शंकर हो गए और तीसरा पक्ष उनकी वो लड़की हो गई। तो प्लेंटिफ की शादी जी नामक, मेरे सर कहा करते थे कि समझाओ ऐसे कि उस क्लास में जब मैं एमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ा रहा था, क्या नाम है यहाँ सॉरी परी चौक पे, तो मेरे सर कहा करते थे कि क्लास में समझाना ऐसे कि जो सबसे कमजोर बच्चा बैठा हो उसे भी समझ में आए, नहीं सबसे गधा मेरी तरह जो बैठा हो उसे भी समझ में आ जाए, और जो अच्छे हैं जो तेज हैं वो तो समझ में जाएंगे ही। तो इसलिए एकदम बेसिक से मैं सिखाता हूँ, बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ। जो है सब वहाँ बड़ा है, हर चीज बहुत बड़ा ठीक है, बोलने का अधिकार खो चुके हैं क्योंकि आप दूसरी भाषा में हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो बस आप सुने केवल। तो प्लेंटिफ की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय होती है और इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता यानी प्लेंटिफ के पिता तथा जी ने आपस में तय किया कि वह प्रतिवर्ष दोनों मिलकर कुछ पैसा प्लेंटिफ को देते रहेंगे। वादी, हिंदी वाले समझे, वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई, जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता यानी कि प्लेंटिफ के पिता और जी ने आपस में तय किया कि वह प्रतिवर्ष दोनों कुछ पैसा प्लेंटिफ को देते रहेंगे। तो जी ने अपना वचन नहीं निभाया और उसकी मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों यानी उनके हेयर्स पर प्लेंटिफ ने दावा किया। कोर्ट विमेन, विमेन कोर्ट मतलब विमेन एक जज का नाम था, तो विमेन के कोर्ट में इस दावे को ठुकराते हुए सिद्धांत स्थापित किया कि कोई पराया व्यक्ति किसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ नहीं उठा सकता जिसमें वह पक्षकार नहीं है, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट उसके भले के लिए क्यों ना हो। इस कॉन्ट्रैक्ट का एकमात्र उद्देश्य था कि प्लेंटिफ को लाभ पहुंचाना। इसके लिए उपरांत में उसे वाद नहीं लाने दिया गया क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट उसके पिता के साथ हुआ था, उसके साथ नहीं। चलिए, नहीं समझ में पा रहे हैं आप लोग, फिर से मैं समझाता हूं। नहीं समझ पाए ना, समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं मैं इसको ऐसे समझिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि प्लेंटिफ की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई और इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता तथा जी ने आपस में तय किया। ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं,
मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी शादी एक लड़की से तय होती है। जाहिर सी बात अभी हुई नहीं है, होने वाली है, देखा देखने वाले आ ही रहे हैं। तो मेरी शादी एक जी नामक लड़की से तय होती है। मेरी जो होने वाली वाइफ है उसका नाम जी है। तो मैं कौन हूं? राहुल सर। राहुल सर की शादी किससे हो रही है? जी से हो रही है। जी कौन है? एक लड़की का नाम है। तो मेरे पिताजी और उस लड़की के पिताजी, ध्यान दीजिएगा, शादी किसकी हो रही है? राहुल सर की हो रही है, एक जी नामक लड़की है उससे हो रही है। और मेरे पिताजी और उस जी लड़की के पिता ने यह एक संविदा किया कि ऐसा, अब दहेज तो ध्यान से दीजिएगा, दहेज तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं शादी तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी और उस लड़की के पिताजी, यहां 4 लोग पक्ष हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 लोग हैं इस मामले में। इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मामले इस तरीके से कठोर होते जाएंगे। पहले आप नॉर्मल पढ़ते थे, अब थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ है, आगे और ज्यादा एबनॉर्मल होगा। तो मेरी शादी एक जी नामक लड़की से तय होती है और मेरे पिताजी और उस लड़की के पिताजी तय करते हैं कि चलो राहुल सर को कुछ रुपए हर महीने दिया जाएगा। ठीक। जी ने अपना वचन नहीं निभाया, यानी जी कौन है? लड़की का पिता है। जी की लड़की से मेरी शादी तय हुई थी। तो जी के पिता ने इस वचन को नहीं निभाया और उनकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों ने, यानी कि उसके उत्तराधिकारियों कौन हो गए? उसके हेयर्स हो गए। उसके हेयर्स पर प्लेंटिफ ने दावा किया, यानी मैंने दावा किया कि मेरी जिस लड़की से शादी हुई, यानी उसके पिता के ऊपर मैंने यह दावा किया। अब पिता के ऊपर तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि पिताजी मर गए। तो पिताजी के स्थान पे अब कौन आ गया? जो पिताजी के लड़के थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, मैंने उनके ऊपर यह दावा किया कि सर, ये मुझे कुछ पैसा हर महीना देने के लिए कहे थे और वो मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। तो न्यायालय कहता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था, इसका एकमात्र उद्देश्य था राहुल सर को फायदा पहुंचाना, और इसके उपरांत वाद नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट उसके पिता के साथ हुआ था, उसके साथ नहीं। यानी कि मैं कौन हो गया? प्लांटिफ। मेरे साथ कोई करार नहीं हुआ था, बल्कि मेरे पिता के साथ और जी जो लड़की थी उसके पिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो जाएं जी के पिता से समझें, अब जी के पिताजी तो एक्सपायर हो गए हैं। तो न्यायालय कहता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। आपका जो संविदा है ये वाइड है, यानी कि शून्य है। आप जा सकते हैं, कोर्ट का समय ना खराब करें। क्यों? कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा कि जो संविदा हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो राहुल सर के पिता और जो जी नामक लड़की थी उसके पिता के बीच हुआ था। और जब जी के पिता एक्सपायर हो गए तो जो प्लेंटिफ यानी राहुल सर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह जी के पिता के खिलाफ जाकर के कोर्ट में सूट फाइल करें। तो 2 प्रकार के आप केस समझे। एक आपने ये समझा कि यदि कहीं पे इस तरीके की बात हो रही है कि कोई तीसरा पक्षकार पैसा देने के लिए कहता है तो वहां पे न्यायालय जो है उसको मानेगा। लेकिन यहां पे आपने ये समझा कि अगर कोई तीसरा पक्षकार पैसे देने के लिए कहता भी है, लेकिन अगर वो मर चुका है तो उसके उत्तराधिकारियों के ऊपर, यानी उसके हेयर्स के ऊपर यह लागू नहीं होगा, यानी उनके बच्चों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। और यह संविदा क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, इसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। चलिए तीसरा प्रकार हम देखते हैं। अरे ठीक है, नीचे ये बताया है, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग बता चुका हूं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस सूट ने प्रिंसिपल नींव सॉरी इस सूट ने ऐसे प्रिंसिपल की नींव रखी जो सूट में प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार जब दो व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कोई भी तीसरा व्यक्ति उस लाभ को नहीं उठा सकता, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट उसी के भले के लिए ही क्यों ना की गई हो। तो इस सिद्धांत का हाउस ऑफ द लॉर्ड ने डनटॉप, अरे यार ये कहां से आता है? डनटॉप क्या नाम है? फ्यूमेटी टायर है, हाँ पता नहीं है मुझे।
हाँ ठीक है, फेमाइट टायर करके, फेमाइट टायर कंपनी का नाम है, फेमाइट टायर कंपनी लिमिटेड सेल्फीड एंड कॉलिड्स में अनुमोदन किया। आगे एक केस आपको मिलेगा, उसमें शायद इसके रिलेटेड कुछ बातचीत की गई है। आपने ये दो चीजें अभी समझी है। एक अब आप समझेंगे डनलप टायर ने टायर एड्यू एंड कंपनी को बेचने की शर्तों में टायर एड्यू कंपनी मूल्य सूची को भंग नहीं करेगी, सूची को भंग करते हुए बेचे गए प्रति टायर के पास पाउंड जमा कर देगी। देखिए अभी हम लोगों ने ये समझा जो हम लोग सिविल कोर्ट में मामला सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी व्यापारिक क्षेत्र में इस तरीके का मामला आ जाए, कोई तीसरा पक्षकार, तो उसको कैसे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, डनलप टायर की एक कंपनी है, ठीक है, वो टायर ट्यूब बनाने का काम करती है, टायर को बेचती है। उसके बाद में उसके जो यानी उसके सूट फाइल में जब सूट फाइल हुआ था तो एक क्या नाम है निष्कर्ष निकाला था, क्या नाम है उसमें, सॉरी ठीक है, क्या निकाला था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो डनलप टायर का निर्माण करती थी। यहाँ कुछ पक्षकार रखे गए हैं, उसको आप समझिएगा। सबसे पहले पीपीटी में कुछ लाइन दिखाई दे रही है, उसको समझिएगा। एक एमएफजी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसका नाम था डनलप और वह टायर बनाने का काम करती थी। यार ये बार बार घूम के आ जाता है, इसको गायब करने का नहीं कोई रास्ता है, गायब हो गया। तो डनलप कंपनी एक टायर बनाने का काम करती थी। तो डनलप कंपनी और टायर बनाने वाली कंपनी डनलप और होलसेलर। तो होलसेलर कौन होता है? माल, जब कंपनी किसी माल को मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई गुड्स बनाती है, तो वह मदर गोडाउन से निकल करके होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर यानी वह व्यक्ति जो माल को बल्क में रखता है और फिर अपने से नीचे के लोगों को धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको सेमी होलसेलर कहते हैं। फिर सेमी होलसेलर जब नीचे के लोगों को वो जो है बेचता है, तो उसे हम रिटेलर कहते हैं। तो अक्सर हम अपनी खुदरा व्यापार जो करते हैं वो बी के साथ करते हैं। बी कौन है? रिटेलर है। ए कौन है? सेमी होलसेलर। डब्ल्यूएस कौन है? होलसेलर है। मैन्युफैक्चरिंग कौन है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डनलप है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? डनलप कंपनी कहती है कि मैं टायर बना रही हूं सर, और मैं आपको टायर 100 रुपए के हिसाब से एक टायर दे रही हूं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहती है 100 रुपए के हिसाब से मैं आपको टायर दे रही हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें 5% की प्रॉफिट रखते हुए आप इसे अपने आगे 105 रुपए में ही बेचिएगा, और अगले वाले से ये कहिएगा कि वह 110 रुपए से ऊपर इसको नहीं बेचेगा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं फिर बता दूं एक बार। नहीं समझे बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। समझ गए सर, समझ गए। चलिए फिर से एक बात बता रहा हूं। देखिए, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, तो उसको अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलने में वो क्या है, बहुत ज्यादा रेट का उतार चढ़ाव नहीं कर सकती है। तो एक निश्चित रेट बता देती है कि अगर मेरे कंपनी का जो टायर है वो 100 रुपया टायर बिकेगा, तो 100 रुपया टायर अगर वो होलसेलर को बेचेगी तो होलसेलर को भी तो कुछ कमाना चाहिए। तो वो होलसेलर कहती है देखो 100 रुपए में टायर मैं तुम्हें दे रही हूं और तुम उसको 105 रुपए में बेचना। और ये ध्यान देना, जिसको तुम बेचना उससे बोल देना कि 110 रुपए से ऊपर ना बेचे, क्योंकि यही कंपनी का रेट है। तो अब आगे हुआ क्या, पहले यहां समझते हैं। हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 100 रुपए में होलसेलर को टायर दिया, लेकिन होलसेलर ने उसको 105 रुपए में टायर दे दिया, एकदम सही रेट से दे दिया। लेकिन ए ने क्या किया, उसको अनाप शनाप तरीके से रेट में बेचने लगा। तो होलसेलर ने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, देखो भैया हमने आपका टायर 105 रुपए में ए को बेचा, लेकिन ए तो बड़ा मार्केट खराब कर रहे हैं, वो तो जो है बड़ा गलत रेट दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ए के खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल किया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा कि हम 105 रुपए में अपने होलसेलर को दिए, उससे 100 रुपए में उससे कहे कि 5% की प्रॉफिट रख करके तुम आगे इसको 105 में बेचना।
और तुम भाई साहब 105 की जगह 110, 115, 120 रुपए में बेच रहे हो। इससे हमारा जो बिजनेस है वो खराब हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर के बीच में, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीचे वाली लाइन, ये देखिए ये वाली जो लाइन नीचे से बढ़ रही है, ये वाली लाइन, ये जाकर के सूट फाइल कर देती है ए के खिलाफ। तो आप ये समझिए कि न्यायालय को इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप में से कोई बता सकता है, अगर बताए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। कोई एक आध लोग बोल दो यार, थोड़ा अच्छा रहता है, बोल देते हैं तो बोलिए। नहीं बेचेंगे। जो संविदा का पक्षकार है, संविदा के अपरिचित व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार है, वह संविदा को प्रवर्तित कराने हेतु वाद नहीं चला सकता। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा, केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। अरे यार, तो लैपटॉप ही डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप ये समझिए कि देखिए, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ते हुए आया है, आपने मामला क्या था कि यदि कोई संविदा हो रही है तो उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक आप होते हो, एक मैं होता हूं। तो कहता है कि आपके पक्षकार में आपका जो है वो मायने रखता है कि आप जो है, जो भी गलत सही हो रहा है उसको जो है आप हमारे ऊपर केस फाइल करें, क्योंकि हमारे आपके बीच में संविदा हुई है। अरे यार, ये चार्जिंग कहाँ नहीं उठा रहा। चार्ज हो रहा है, ठीक, चार्ज होने लगा। तो कोई तीसरा पक्षकार यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाकर के ए के खिलाफ केस कर देती है। तो क्या ऐसे में न्यायालय को जो है वो कुछ फैसला जो है देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस टाइप का, सॉरी किस टाइप का देना चाहिए। भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड सिद्धांत ने इस सिद्धांत को जो है वो स्पष्ट किया। डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फिश एंड कंपनी किस वाद में यह स्पष्ट कर दिया कि केवल वही व्यक्ति संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए वाद चला सकता है जो संविदा के बीच में पक्षकार है। तो संविदा के बीच में पक्षकार कौन कौन है यहाँ पे? संविदा के बीच में पक्षकार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और होलसेलर है। केवल वही व्यक्ति संविदा को कराने के लिए वाद चला सकता है जो संविदा का पक्षकार है। तो पक्षकार कौन हुआ? मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल कंपनी। तो संविदा से अपरिचित व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, तो अपरिचित व्यक्ति कौन हो गया? ए और बी अपरिचित हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए संविदा किसके? मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल कंपनी के बीच में हो रही है, तो ए और बी उसमें पक्षकार नहीं है। वह संविदा को प्रवर्तित कराने हेतु वाद नहीं चला सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी प्रकार का परिवर्तन कराने के लिए वो न्यायालय में वाद नहीं चला सकते हैं। और इसके बाद न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कंसीडरेशन आप पीछे पढ़े हैं, कंसीडरेशन एक्सेप्टेंस के द्वारा किया जाना चाहिए और केवल एक्सेप्टेंस के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कंसीडरेशन यहां कौन है? होलसेलर है, ठीक। और यदि प्रतिफल वचन ग्रहीता से भिन्न व्यक्ति करता है, यदि जो कंसीडरेशन है वो किसी एक्सेप्टेंस के नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा करता है, तो उसके पास ये पावर नहीं रहेगा कि वो संविदा को जो है वो क्या करा सके, कॉन्ट्रैक्ट को जो है सूट फाइल करा सके या न्यायालय के समक्ष उस बात को रख सके। कुछ आगे लिखे होंगे, देखिए कुछ है नीचे लिखा। हाँ, लिखा तो है जरूर। हाँ, लॉर्ड वाइकाउंट हैंडल ने जोर शब्दों में इसको प्रतिपादित किया कि आंगल विधि में कुछ सिद्धांत सारभूत है। तो बस आपको यह समझना, जज का नाम था क्या? लॉर्ड वाइकाउंट हैल्डेन। कि उसमें एक यह है कि केवल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के पालन के लिए वाद में ला सकता है जो उसमें पक्षकार है। बिल्कुल सही है। जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाई उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति अगर उसमें जो है आकर के जो है सूट फाइल करेगा तो न्यायालय मान्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बट हमारी विधि, ये आपने क्या देखा? अंग्रेजी विधि। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे वो अंग्रेजी विधि के अनुसार बात कर रहे थे। हमारी विधि यानी इंडियन लीगल अथॉरिटीज क्या कहती हैं?
इसमें नाम आता है जस वासिम टर्सियो। जस वासिम टर्सियो क्या थे? ये एक जज थे। कि सिद्धांत को, इस सिद्धांत को वो नहीं मानते, हमारी विधि जस टार्सियो के सिद्धांत को नहीं मानती, यानी हमारी विधि जो है वो उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत को नहीं मानती है। दो व्यक्ति यहां पे आ गए हैं, एक है लॉर्ड वाइकाउंट हेल्डन, जिन्होंने जोरदार विधि, जोरदार शब्दों में इसको जो है प्रतिपादित किया था, सिद्धांत को सारभूत किया था। उसमें यह कि केवल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कहते हैं कि वही, देखिए ऐसे समझते हैं, ये जो लॉर्ड वाइकाउंट बेल्टन हेल्टन है, ये कहते हैं कि वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में जो है, लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो सूट फाइल कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है या वाद चला सकता है, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है। बट हमारी विधि में एक नाम और आता है जस वासिम टर्सियो का। ये कहते हैं कि जिसके अनुसार अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का अधिकार मिल सकते हैं, ऐसे अधिकार संपत्ति के माम के मिसाल के तौर पर न्यास द्वारा दिए जा सकते हैं, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लागू करने का अधिकार नहीं हो सकता। एक दूसरा सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की गई हो जो सील के अंतर्गत, यानी सील मतलब क्या होता है? सील कर देना, यानी वो स्टंप लगा के सील नहीं कर देते हैं, तो सील के अंतर्गत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील नहीं है, वह अगर उसे लागू कराना चाहता है तो यह सिद्ध करना होगा कि वह स्वयं कंसीडरेशन दिया है। कंसीडरेशन एक्सेप्टेंस द्वारा और केवल एक्सेप्टेंस द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रतिफल केवल प्रतिग्रहिता द्वारा ही देना चाहिए। ये हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रस्तावक तो प्रस्ताव देता है, तो भाई हम आपको 5 लाख रुपए में कार बेचेंगे, तो 5 लाख रुपए अगर कंसिडरेशन है, प्रतिफल, तो 5 लाख रुपया देगा कौन? आप ही बताइए। अरे एक्सेप्टेंस ही तो देगा यार, वचन ग्रहीता ही तो देगा, ऑफर ही तो देगा। तो वही तो ये कह रहा है कि प्रतिफल हमेशा कौन देगा? एक्सेप्टेंस देगा। कंसिडरेशन कौन देगा? वचन ग्रहीता देगा, उसके द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये समझने वाली बात आती है कि मूल्य कम करके कोई टायर कंपनी डनलप के द्वारा अनुमोदित मूल्य की सूची में उल्लिखित मूल्य से कम करके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक सूची बनाई, एक लिस्ट तैयार की, लिस्ट तैयार करके उसने रेट लगाया कि इस रेट से टायर बेचना है, और उस रेट की सूची का अपमान करते हुए कोई तीसरा व्यक्ति उसको जो ले जा करके जो है किसी अन्य रेट में, कम रेट में या ज्यादा रेट में करके उसको बेच देता है, तो क्या होगा? तो प्रति टायर 5 पाउंड का जुर्माना देगी और किसी अन्य व्यापारी को बेचेगी तो उसके साथ वाद के लिए संविदा कर लेगी, तो यह व्यापारी उक्त शर्त का पालन करेगा। क्या यहां ऐसी स्थितियां बन रही हैं? तो डनलप कंपनी एंड ईडी एंड कंपनी को इस प्रकार के अंतर्गत टायर बेचा कि ड्यू एंड कंपनी के द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची में उल्लिखित मूल्य से कम मूल्य पर टायर नहीं बेचेगी, और यदि जो सूची लिखी गई है मूल्य सूची से कम मूल्य पर बेचती है तो प्रति टायर 5 पाउंड का जुर्माना देगी। ऐसा कौन कहती है? टायर कंपनी कहती है। और यदि किसी अन्य व्यापारी को बेचेगी तो उसके साथ इस बात के लिए संविदा कर लेगी, तो कि वह व्यापारी जो शर्त का पालन करेगा और शर्त भंग करने के लिए दशा में 5 पाउंड का जुर्माना देगा। तो एंड्यूज वर्सेस सेल्फरिज कंपनी के उक्त टायर बेचा और उसने उसके साथ शर्त के पालन के संबंध में संविदा कर लिया, और इस संविदा के अंतर्गत सेल्फरिज एंड कंपनी मूल्य सूची में उल्लिखित मूल्य टायर पर बेचने का वचन दिया, और शर्त भंग की दशा में डनलप कंपनी के प्रति 5 पाउंड का जुर्माना देने का शर्त स्वीकार कर लिया गया। इसी टाइप का एक और केस हुआ था। शर्त किसके किसके बीच हुआ था? यहां तो एक बात थी डनलप एंड क्या नाम था इसका, हाँ, डनलप एंड एड्यूज कंपनी। तो डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी का एक वाद में ये हुआ था कि यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
अब आप लोग हमारी भाषा में समझें, किताबी भाषा में नहीं समझ में आने वाला ये चीज, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है। यदि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर से कहती है कि इसको अपने आगे देखना, रेट बढ़ा करके मत बेचना, जो मैं रेट बता रहा हूं उसी रेट में आपको बेचना है, और वह उसी रेट में आगे माल बेचता है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो ए है उसको रेट कम करके बी को बेच देता है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए के ऊपर केस करती है, तो वह मामला यहां फेल माना जाएगा। पूछे क्यों? यहां पे दो चीजें बात आई। अगर संविदा में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यह होलसेलर को आदेश दे रही है कि वह आगे इस माल को इस रेट में बेचें कि 105 रुपए से ऊपर ना बेचें, और अगर होलसेलर ए को 105 रुपए की जगह 106 रुपए का रेट लगा करके बेच दिया, तब तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास पूरा अधिकार होगा कि वह न्यायालय में जाए, यानी कोर्ट में सूट फाइल करे। बट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर से कहती है 105 रुपए में बेचने के लिए, होलसेलर 105 में ही बेचता है, लेकिन फिर यह रेट आ जाता है ए के पास, और होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करते समय यह बताया गया था कि तुम्हारे नीचे जो ए है उसको भी बोलना कि उसको 105 रुपए से 110 रुपए से ऊपर ना बेचे, और फिर वह 110 के बजाय 105 ही रुपए में बेच देता है, जिस रेट में पाया उसी रेट में बेच देता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए के खिलाफ जाकर के कोर्ट सूट फाइल करेगी तो वहां सफल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो होलसेलर के साथ रेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो होलसेलर ने ए को सही रेट में माल बेचा है, लेकिन ए ने अपने आगे बी को गलत रेट में माल बेचा है, तो ए के खिलाफ किसी प्रकार का सूट फाइल करने का अधिकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास नहीं होगा। यहां ये प्रतीत होता है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर कंपनी के रेट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए को लेकर के कि ए को इस रेट में बेचना है, तो ए एक तीसरा व्यक्ति था। जैसे मेरे केस में मैंने कहा 5 लाख रुपए में मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, फैजाबाद का एक व्यक्ति आकर के कहता है कि सर मैं 5 लाख रुपए मैं दूंगा, तो संविदा हो रही है मेरे और किसके बात में, बीच में, हमारे और आपके बीच में। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन है? वो जो पैसा दे रहा है। हाँ, अगर वो 5 लाख रुपए की जगह 4 लाख रुपए देता है तीसरा व्यक्ति, तो मेरे पास पूरा पावर होगा कि मैं जाकर के उसके ऊपर सूट फाइल कर दूं। लेकिन अगर ऐसा कोई बात आती है जहां पीछे की तरफ ना गाड़ी चल करके आगे की तरफ गाड़ी चलेगी, यानी मैं प्रोडक्ट का निर्माण करूंगा, आपको दूंगा, आप प्रोडक्ट निर्माण आप बेच करके आगे वाले को देंगे, आगे वाला उसके आगे वाले को देगा, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बस 3 पक्षों के बीच में हो सकता है, चौथा पक्षकार उसमें शामिल नहीं हो सकता है। ऐसा किसका कहना था? वासिम टर्सियो का, जज वासिम टर्सियो का। कंसिडरेशन, इंग्लिश विधि के सारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश लॉ। फंडामेंटल ऑफ द प्रिंसिपल इंग्लिश लॉ क्या है? सबसे पहली बात आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और केवल एक्सेप्टेंस द्वारा ही दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रतिग्रहण केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। और यदि प्रतिफल, यदि कंसिडरेशन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो एक्सेप्टेंस यानी प्रतिग्रहीता कंसिडरेशन में संसर्गी नहीं होगा, और इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवा सकता। इंग्लिश विधि में, हमारी विधि में नहीं। हमारी विधि में आपने पीछे देखा, इंडियन विधि में आपने देखा, इंडियन विधि क्या है? हमारी विधि है। हमारी विधि में ऐसा नहीं है। इंग्लिश विधि, हमारी विधि में ऐसा है कि एक्सेप्टेंस जो व्यक्ति है, वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर के उसमें हाथ बटा दे रहा है तो उसको लीगल इन्फोर्सेबल माना जाएगा। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। इंग्लिश विधि में सारभूत ऐसा, ये चूंकि नियम इंग्लैंड से लिया गया है तो इंग्लैंड में ऐसा नियम नहीं। वहां यह है कि कंसिडरेशन केवल एक्सेप्टेंस द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यदि कंसिडरेशन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन में संसर्गी नहीं होगा, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता। हिंदी वाले समझे कि प्रतिफल केवल और केवल प्रतिग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो प्रतिफल
कंसिडरेशन में संसर्गी नहीं होगा, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकता। ये हो गया किसकी बात? कंसिडरेशन की। अब हम देखते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता जो उसमें पक्षकार की हैसियत ना रखता हो। कोई भी एग्रीमेंट किसी ऐसे पर्सन द्वारा नहीं कराया जा सकता जो उसमें पार्टिसिपेट की हैसियत ना रखता हो, पार्टिसिपेट नहीं करता हो, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट भले ही उसके भले के लिए ही किया गया हो। वह कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट के प्रति वह पर्सन इसके अंतर्गत कोई भी अधिकार नहीं मांग सकता, उसको किसी भी प्रकार का जो है वो अधिकार नहीं मिल सकता है। ये इंग्लिश वाले समझें। हिंदी वाले समझें कि कोई भी करार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता जो उस पक्षकार में अपनी हैसियत को नहीं रखता हो, चाहे वह संविदा उसके लिए भले ही की गई हो, वह संविदा के प्रति या संविदा के प्रति पर व्यक्ति है और इसके अंतर्गत वह कोई अधिकार नहीं मान सकता। मतलब फोटो वोटो खींचते हैं ना आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, ले लिए हो तो हम आगे बढ़े। चलिए धन्यवाद। चाय आ गई आप लोगों से, मतलब बातचीत करते करते यार मजा आ गया चाय पी के, मतलब बिना पूछे कोई चाय दे करके गया, मतलब तो एक बार फोटो अगर इसका आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए, इसको अपने तरीके से देख लीजिएगा। कंसिडरेशन का संबंध यानी कि प्रायोरिटी ऑफ द कंसिडरेशन, जैसा कि सेक्शन 2E में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, टोटली डिक्लेयर कर दिया गया कि कंसिडरेशन किसी भी एनी पर्सन द्वारा जो है वो दिया जा सकता है। और यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंसिडरेशन केवल और केवल एक्सेप्टेंस द्वारा ही दिया जाए। यदि कुछ कंसिडरेशन दिया गया है तो वचन प्रवर्तनीय हो जाता है, और इसका कोई महत्व नहीं है कि कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस ने दिया है या किसी अदर पर्सन ने दिया है। तो इस प्रिंसिपल का परिणाम इस प्रिंसिपल का प्रमाण मद्रास उच्च न्यायालय ने चिन्नैया वर्सेस रमैया के वाद में मिलता है। तो चिन्नैया वर्सेस रमैया का क्या था वाद? चिन्नैया वर्सेस रमैया के सूट फाइल में मिलता है कि एक बुजुर्ग स्त्री, एक ओल्ड वुमेन ने दान पत्र द्वारा यानी कि गिफ्ट के द्वारा अपनी सारी संपत्ति अपने बेटी को दे दी। एक ओल्ड वुमेन ने अपने एक गिफ्ट के माध्यम से अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद, पूरी हैसियत, होल प्रॉपर्टी एंड होल द कैश बैंक टोटली ट्रांसफर टू द हर डॉटर, अपने बच्ची को जो है वो ट्रांसफर कर देती है। बट जो गिफ्ट दिया है उसमें यह शर्त थी कि प्रति वर्ष वह बेटी 653 रुपए किसको? बुजुर्ग महिला को, की बहन को दिए जाएंगे। एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को दे दी और उन्होंने गिफ्ट में यह शर्त की कि वह उनकी बहन को, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उनकी बहन को 653 रुपया देती रहे। जो प्रतिवादी था, जो डिफेंडेंट था, उसी दिन एक इकरारनामा हस्ताक्षर करवा लिया। एक एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत एग्रीमेंट जो उसने करवा लिया, जिसके द्वारा उसने यह शर्त को पूरा करने का वचन दिया जो बाद में पूरा ना हो पाया, तो इस संबंध में एक न्यायमूर्ति किंडरसले, यानी कि जो जज थे किंडरसले, भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, परंतु अन्य आधार पर उनके विचार में दान पात्र और डिविडेंड का वचन एक ही समय किए गए थे, इसलिए उन्हें एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसके लिए पर्याप्त कंसिडरेशन था। बिल्कुल सही बात है। वो दोनों चीजें एक साथ हुई थी कि वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी को सारी संपत्ति उन्होंने देते हुए कहा
कि देखो बेटी, मेरी एक बूढ़ी और बहन है, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे रहा हूं, लेकिन तुम उसे 653 रुपया हर महीने देना। और वह हर महीने 653 रुपया नहीं देती हैं, तो बूढ़ी माँ जाकर के कोर्ट में केस फाइल करती हैं। तो इस तथ्य में यह बात होती है कि जो प्रतिफल था वो किसके लिए था? एक बूढ़ी माँ के लिए किया था। और न्यायालय ने कहा कि बेटी इतनी संपत्तियां लेने के बाद उसको पूरा अधिकार है कि वह जा करके उसकी बहन को 653 रुपया हर महीने दे। लेकिन इसी पक्ष में एक अमेरिकी न्यायिक विचारधारा इसी नियम के पक्ष में है, जो विलिस्टन नाम के प्रसिद्ध लेखक के शब्दों में यह नियम कंसीडरेशन केवल एक्सेप्टेंस द्वारा दिया जाना चाहिए, बहुत ही तकनीकी लगता है और कॉन्ट्रैक्ट विधि के उन्नतशील सिद्धांतों के अनुसार कोई कारण नजर नहीं आता कि एक व्यक्ति से कंसीडरेशन लेकर किसी अन्य व्यक्ति को वचन क्यों नहीं दिया जा सकता। वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट बनाकर तो ऐसा किया जा सकता है, और हमारे देश में साधारण वचनों पर भी यह सिद्धांत लागू किया जाता है। भाई एक अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में यह हुआ कि हाँ, अगर कोई ऐसी बात आती है, तो विलिस्टन नाम के प्रसिद्ध लेखक ने अपने शब्दों में कहा, यह नियम कंसीडरेशन केवल एक्सेप्टेंस द्वारा देना चाहिए, बहुत ही तकनीकी लगता है। भाई, केवल कंसीडरेशन ही एक्सेप्टेंस दे, ये बड़ा ही तकनीकी लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट विधि के उन्नतशील सिद्धांतों के अनुसार कोई कारण नहीं आता कि एक व्यक्ति से कंसीडरेशन लेकर किसी अन्य व्यक्ति को वचन क्यों नहीं दिया जा सकता। हाँ, दिया जा सकता है, एक वचन पत्र बनाकर ऐसा लागू कर सकते हैं, और हमारे देश में साधारण वचनों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। यानी हमारा देश है भारत, देखिए ये किताबी ज्ञान है, ये जब की किताब लिखी हुई है, जिस प्रणाली से लिखी हुई है, वो प्रणाली ये कहती है कि यार अगर माँ है ना, बस जुबान से यानी मौखिक रूप से अगर बोल दे तभी संविदा का निर्माण होता है। लेकिन देखिए, आपको हम सही बताएं ना, मौखिक रूप से होता नहीं है, ओरली कुछ होता नहीं है। अब कोर्ट में मैं भी खंड 6 नंबर इलाहाबाद प्रयागराज बैठता हूं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक कि वो लिखित या पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत नहीं होता है, तो वो नहीं होता है। तो वही अमेरिकी जो विलिस्टन नाम के जो लेखक थे, उन्होंने इसको कहा कि अरे भाई, कंसीडरेशन केवल एक्सेप्टेंस द्वारा दिया जाना चाहिए, बड़ा ही तकनीकी लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विधि के उन्नतशील सिद्धांतों के अनुसार कोई कारण नजर नहीं आता कि एक ही व्यक्ति से कंसीडरेशन लेकर अन्य व्यक्ति को वचन क्यों नहीं दिया जा सकता, बल्कि वचन पत्र के द्वारा यानी प्रोमिसरी नोट बना करके ऐसा किया जा सकता है। ये अमेरिका का न्याय प्रणाली ने बताया, बट हमारे यहाँ साधारण वचनों पर भी ये सिद्धांत लागू किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी शब्दों का बात है, आपको अगर लिखना होगा किताब में, इस तरीके का आएगा कंसिडरेशन का संबंध या फिर संविदात्मक संबंध पर टिप्पणी दीजिए, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि जब आप प्लेटफॉर्म पे आके उतरेंगे, देखिए किताब की पढ़ाई अलग होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है, तो जब आप प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो देखो ऐसा होता नहीं है। बिना वचन पत्र या प्रोमिसरी लेटर जब तक नहीं होता तब तक सुनवाई होती नहीं है। ठीक है। अनुबंध की वैधता, संबंध, प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक नाम यहां मैंने चेंज कर दिया, अनुबंध, तो बस वो इसीलिए किया था, आपको यही बताना था हिंदी वालों को कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, एक ही शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक, बट हिंदी में एक और शब्द है, संविदा है, अनुबंध भी है, तो संविदा भी कहते हैं, अनुबंध भी कहते हैं। तो एक क्या बात है, जो पहले हमने लिखा था उसी को बस यहाँ शब्द का हेरफेर है। तो उनके सिद्धांतों की बड़ी कड़ी आलोचना हुई थी कि जो है एक पत्र लगा करके किया जा सकता है। लॉ रिवीजन कमेटी ने अपनी 6ठी रिपोर्ट में इसको समाप्त करने की सिफारिश की। देखिए, ये सब चीजें ना आप मेरे समझाने से नहीं समझे, थोड़ा सा ये फोटो खींच लीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसको दिमाग में कंठस्थ करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट नहीं है, ये किसी ने कहा है वो बात है, तो किसी की कही हुई बात को आपको याद करना पड़ता है, वो
थोड़ा-सा मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा इसको फ़ोटो खींच लीजिए, इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं समझाऊँगा, आप समझ जाएँगे। तो सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई और लॉ रिवीजन कमेटी ने अपनी छठी रिपोर्ट को इसको समाप्त करने की सिफारिश की। लॉ रिवीजन कमेटी का मत यह था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पष्ट शब्दों में किसी तीसरे पक्षकार में उक्त कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वचनदाता को उक्त तीसरे पक्षकार के विरुद्ध ही बनाव मिलेंगे, जो बचाव एक्सेप्टेंस के विरुद्ध उसे मिलते हैं। एक बार इसका फोटो खींच लीजिए। मेरे ख्याल से आज का अध्याय यहीं पे जो है वो विराम होता है और अब थक गए हैं हम भी।